अमित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और भाजपा से हमारे साथ गीत धीर जी। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। राजेश जी, आर्थिक सेहत की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एडीआर की रिपोर्ट में भाजपा सबसे धनबल वाली पार्टी है। कांग्रेस जो एक जमाने में नंबर 1 हुआ करती थी वो तीसरे नंबर पर आ गई है। राजेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो वो देखिए, जहां तक अभी भाजपा, इस समय भाजपा की ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं और भाजपा का जो फुटप्रिंट है लगभग पैन इंडिया हो गया है नॉर्थ ईस्ट में, जब से उन्होंने त्रिपुरा और ये असम तो हो ही गया था। तो इसके बाद अब क्या हुआ है कि साउथ में भी कर्नाटका हो गया है। तो इस कारण से हो सकता है कि जो ये भी एक कारण हो उनके एसेट्स बढ़ने का। और दूसरा एक था कि जब भाजपा के शुरू से अपन कार्यालय देख रहे हैं, जब अपन कांग्रेस और भाजपा के कार्यालयों में अंतर देखते हैं, तो आज से 20 साल पहले भी भोपाल में जो बीजेपी का ऑफिस बना था वो उस टाइप का था कि जैसे ऑफिस बहुत कम पार्टियों के होते हैं पूरे देश भर में, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो या कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो। तो ये भी एक कारण होगा। और दूसरा जो एक समर्पण वाला सिस्टम है, जो ये लोग लगातार वो जो रसीद चलती रहती है इनका जो पैसे जमा करने वाला, और जो चंदा देते हैं जो लोग भी राजनीतिक चंदा देते हैं, और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नंबर 1 में ज्यादा पैसा आ जाता है। इस कारण से ये जो इनके एसेट्स ज्यादा दिख रहे हैं। जी चलिए, मेरी नाम राशि गीत धीर भी जुड़े हुए हैं। गीत जी, आपकी पार्टी बड़ी धनबल वाली पार्टी उभर कर सामने आई है। एक जमाने में भाजपा के पास माना जाता था कि झोला और झंडा हुआ करता था, लेकिन अब तो 4,887.78 करोड़ रुपए की संपत्ति आपके पास है। लोगों ने चंदा देने में बड़ी रुचि दिखाई है। इसके पीछे क्या डर है या इसको माने कि समर्पण है? देखिए, निश्चित रूप से जो है ये जनता का समर्पण है, प्रेम है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच में अच्छा कार्य कर रही है, तभी ये जो है संभव हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें तो सबसे धनवान पार्टी के रूप में सामने आई है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जैसे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात हुई, तो बहु समाज को लेकर चलने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा सर्व समाज को लेकर चलने का हक जो है हमारा जो है हमेशा से कार्य रहा है, और इसी सेवा पथ पे हम हमेशा से चलते रहे हैं। अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए हमने कार्य किए हैं, जिसका आज जो है परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। हमारे जो सरकार में जब 2 लोग भी चुन के नहीं आते थे, हम उस टाइम पे भी नहीं घबराते थे, और इंदिरा गांधी के समय पे भी जब संघ के और राष्ट्रवादी विचारधाराओं वाले लोगों ने संघर्ष किया, हम तब भी नहीं घबराए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर कार्य करने पे विश्वास रखती है, और ये तो जनता का प्रेम है। ये बहुत इसको हम गंभीरता से नहीं देखते हैं, क्योंकि कौन सी पार्टी ऊपर आ रही है धन राशि के मामले में। जनता की सेवा कौन बेहतर कर रहा है, उस अंक पे अगर मूल्यांकन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और स्वयं मुझे भी बहुत ज्यादा उत्साह होगा। और बाकी जो अमाउंट है, पूरी जो धनराशि है, ये पूरा 1 नंबर का पैसा रहता है, जो इसका पूरा जो है दस्तावेज के माध्यम से आया रहता है। तो किसी भी पार्टी की धारणा जनता के बीच में कैसी है, और जनता को उस पार्टी का कैसा प्रेम और कैसा समर्थन मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने और विचार करने की बात है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, और दूसरी पार्टियों के लिए चिंताजनक विषय है, जो दूसरी पार्टियों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। ठीक है। अमित जी, ये बताइए कि कांग्रेस एक जमाने में काफी धनबल वाली पार्टी हुआ करती थी। कई राज्यों में सरकारें तो गई राज्यों में, लेकिन अब आर्थिक सेहत भी गड़बड़ा गई है। क्या कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं करना चाहिए? देखिए गीत जी, एक तो सबसे पहले मैं मेरे विद्वान साथी को सुन रहा था, मैं उन्हें भी याद दिला दूं, और आप तो खैर चूंकि विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं और काफी दिनों से सुन रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये वही लोग हैं आज जो नंबर 1 पर धन और बल में हैं, लेकिन ये वही लोग हैं। जब कांग्रेस इस सूची में हुआ करती थी तो ये लोग बोलते थे कि ये लूट का, भ्रष्टाचार का और क्या कहते हैं तमाम और कितने अत्याचारों का पैसा है जिससे कांग्रेस पार्टी के पास आज इतना धन है, या इतने लोग चंदा दे रहे हैं, लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सरकार में लूट मचा रखी है। तो आज यही चरित्रार्थ मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी से पूछना चाहता हूँ, तो क्या
वो बात सही थी जो आप आज बात कर रहे हो, उस समय करी थी, या आज आप जो बात कर रहे हो ये बात सही है कि लोग जनसेवा में हैं, लोग मदद कर रहे हैं और पहले से ही जनसंघ से लोग भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं और आज लगातार लोग जोड़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निरंतर है। और मैं एक सबसे बड़ी बात मेरे विद्वान साथी को बता दूं कि जब राइट टू इंफॉर्मेशन को किसी भी संगठन को, राजनीतिक दल को उसके कहां से चंदा आया और कहां से क्या गणना होनी चाहिए, इस पर अगर किसी ने बात करी थी और कांग्रेस ने समर्थन करा था, तो इसका विरोध करने वाले सबसे पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये राजनीतिक जो चंदा आता है इसको राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आना चाहिए। तो सबसे, और रही बात कि कांग्रेस के जो हालात है, निश्चित ही लगातार जो सरकारें ना होना, और दूसरी बात लगातार और जो जनसेवा में कांग्रेस लगी है, बात आज भी पहले नंबर 1 पे थी या आज नंबर 3 पे है, इस बात से महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित तौर पे और जनसेवा में हम लोग लगेंगे और जो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप है वो लगातार और बढ़ रही है। और निश्चित ही हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व होता है अपने राजनीतिक जिस पार्टी में है उस पार्टी, वो पार्टी और वो दल प्रगति और उन्नति करे। हम लगातार उसमें कार्य करते रहते हैं और करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च होने का कारण तो सभी को जग जाहिर है कि जिसके पास अडानी और अंबानी है उसके पास धन की तो कोई कमी होनी नहीं। चलिए राजेश जी, आप बड़ी बेबाकी से विश्लेषण करते हैं और इसके लिए आप जाने भी जाते हैं। लगातार लंबे समय से आप देख रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सपा और बसपा का यहाँ जरूर जनाधार नहीं है लेकिन देश में जनाधार है। लेकिन अगर हम देखें तो राजेश जी, अगर पहले कालांतर में जाके बात करेंगे तो कालांतर में कई बार राजनीतिक दल जिस तरह से चंदे के लिए एक तरह से दबाव बनाते थे, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, क्या उस दबाव के कारण ये धनबल इतना बड़ा है या लोगों का वाकई में रुझान, या जो उद्योगपति हैं या जो दानदाता हैं उनकी रुचि भाजपा में ज्यादा हो गई, कांग्रेस में कम हो गई? जी देखिए, जो पॉलिटिक्स है दुनिया में उसका सीधा सा एक प्रिंसिपल है, राइज एंड फॉल। आज कोई राइज हुआ तो कोई गिरेगा तब कोई उठेगा, है ना। फिर अगर है ना ये गिरेंगे तो दूसरे उठेंगे। जरूरी नहीं है कांग्रेस, कोई तीसरा ही कोई नया फ्रंट आ जाए, है ना। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि जहां तक राजनीतिक चंदे की बात होती है तो ऐसे बहुत सारे उद्योगपतियों से आप लोगों की बात होती होगी। वो क्या करते हैं कि वो एक पूरा हिसाब लगाते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने विधायक है, कौन सी पार्टी का क्या प्रभाव है। इवन आपको बता दें, सीपीआई का मध्य प्रदेश में प्रभाव नहीं है, फिर भी सीपीआई को थोड़ा बहुत चंदा तो यहाँ के उद्योगपति दे ही देते होंगे। क्यों? जैसे पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर नागदा है, तो वहां पर क्या होता है कि कम्युनिस्टों का अपना प्रभाव रहता है। तो ये थोड़ा बहुत उनको जो चंदा, तो अब चंदे का जो हिसाब किताब सीधे सीधे सरकारों से रहता है। और बात सिर्फ दबाव की नहीं है, बात ये है कि ऐसा अपने देश का शुरू से जो सिस्टम बना है, अंग्रेजों ने जो बनाया था, वो इंस्पेक्टर राज सिस्टम था। तो अब इंस्पेक्टर राज सिस्टम था तो आपको पग पग पर सरकार के लोगों की, नेताओं की और उनकी जरूरत पड़ती है जो पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको जो अधिकारी हैं, जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जो इंस्पेक्टर लोग हैं, चाहे वो लेबर वाले हो गए, चाहे वो एक्साइज वाले हो गए, चाहे इनकम टैक्स हो गए, सेल टैक्स, जितनी भी चीज जिस तरह के टैक्स होते हैं वो सारे आपको परेशान कर दें। तो उसके लिए वो लोग लगातार चंदा देते हैं, और सिर्फ चंदा नहीं देते हैं, अपने कार्य बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें मंत्रियों को बुलाते हैं, और वो सब एक शो बिजनेस रहता है उनका, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। क्या इसकी, मैं राजेश जी मैं बीच में टोकरा, माफी चाहता हूं, क्या इस चंदे के पीछे, खासकर अगर बड़े चंदे की बात करेंगे तो इसके पीछे सरकारों से लाइजनिंग का भी तो मामला हो सकता है कि उनको? बिल्कुल, नीरा राडिया वाला केस अगर आपको ध्यान होगा, जी, तो मतलब हम आप ना किसी पार्टी की लाइन से बात नहीं कर रहे हैं, पर नीरा राडिया का जो मामला जब खुला था तो टाटा जैसे अच्छे चरित्र के लोगों का भी नाम आ गया था इसी चीज में। वो जो एक बड़े स्कैम में कि उन्होंने भी पैसे दिए थे, और वो मंत्रियों से नीरा राडिया की क्या क्या सेटिंग थी, हम अपने को बोलते हुए हमें तो बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है कि वीर संघवी, नीरा राडिया और एक और बड़ी पत्रकार, इन सब तीनों का नाम आया था। उसमें कितना मतलब मीडिया का भी काफी नाम खराब हुआ था, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि यही लाइजनिंग और यही उस समय मंत्रियों से बात होती थी। तो आज जैसे क्या हो रहा है, गीत धीर जी जो कुछ कह रहे हैं, और आपके कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जो हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप इतिहास को देखेंगे तो लाइजनिंग जो सबसे बड़ा मामला है, दबाव तो उतना नहीं कह सकते, पर काम देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को तो काम कराना है,
उसको अपना कोई भी उसका प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो फिर वो भले ही जंगल की जमीन पे इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ पे जो जिंदल स्टील का जो मामला हुआ था, और तो जितनी भी चीजें रहती हैं उनको अपना पास कराना है तो उनको तो चंदा देना पड़ता है। और जहां तक बात है जो छोटा कार्यकर्ता है जो अपने चंदा देता है, और छोटा जो एक आदमी होता है वो अपने मन समर्पण कर सकता है, लेकिन बड़े लोग तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना उनका बिजनेस स्मूथली चले उसके लिए देते हैं। और हमने जो एक शुरू में बात कही थी कि पैसे हर राजनीतिक दल लेता है, लेकिन नंबर 1 में जो लेगा उसका अमाउंट बड़ा दिखेगा और नंबर 1 में लेने के लिए। लेकिन हाँ, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि आरटीआई में क्यों नहीं आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस भाजपा सबको मिलके, आपको क्यों छुपाना है, आपको अब जनता पैसे दे रही है, आप क्यों उससे घबरा रहे हो? आप जब तक आप आईएसआई से या दाऊद इब्राहिम से चंदा नहीं ले रहे हैं तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, आपको तो सीधे सीधे बोलना चाहिए हाँ कि अडानी ने इतना दिया, अंबानी ने इतना दिया और वॉलमार्ट ने इतना दिया। एक और बात बस आखिरी बोलनी थी कि जब हम अडानी और अंबानी की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आप कभी पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में देखेंगे वॉलमार्ट के कई कई किलोमीटर के जो वेयर हाउस होते हैं उस पर किसी की नजर नहीं जाती है। दुख ये होता है वो आदमी बाहर से आके यहाँ कमा रहा है तो अपना आदमी भी अगर 2 पैसे कमा लेगा तो और अपने लोगों को रोजगार भी देगा तो उसमें गलत क्या है? ठीक बात। गीत जी, बड़े मुफीद सवाल उठाया है राजेश जी ने, इसी के चलते इसके थोड़ा से आगे की लाइन पर चलता हूं। ठीक है, चंदा मिलाने में सेवा भाव है, पार्टी का करना भी चाहिए और सेवा का काम करती रहती भाजपा, लेकिन सेवा क्या कार्य के आधार पर होती है? क्योंकि जिस तरह से 2-3 घरानों की बात कर लें, चाहे मैं राज्यों में बात कर लूं चाहे केंद्र में बात कर लूं, सिर्फ उन्हीं को मुनाफा होता है। इसीलिए क्या ये सब उनको उपकृत करने के लिए इतना चंदा मिल रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अभी जैसे एयर इंडिया की बात की जाए, एयर इंडिया को किसी प्रकार से जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि बेच दिया गया। देखिए, मैं सबका बहुत आदर करता हूं, भले किसी भी संवैधानिक पद पे रहे और किसी भी पार्टी से आते हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने आप को बड़ा अर्थशास्त्री बोलते थे। कांग्रेस पे आते हैं और उनको देखिए, जब उन्होंने राय ली थी तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने स्वयं उन्हें मना किया था कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर मत करिए, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप से हुआ। तो कई बार क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो जो है कभी भी राष्ट्रवादी नहीं रही है। अच्छा। उसके कारण से कांग्रेस की सोच जो है एक सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर टिक के रह गई है। अदानी और अंबानी की बात करते हैं ये लोग, लेकिन अदानी और अंबानी जी के बारे में ये क्यों भूल जाते हैं कि इन लोगों की जब सरकार थी, अभी कांग्रेस पार्टी ने जब 15 महीने यहाँ पर राज किया, हम तो सेवा करते, हम राज्य नहीं करते, तो जब इन लोगों ने लेकिन यहाँ पर राज्य किया, जैसा बाहुबल का प्रयोग करते थे, तो बड़े बड़े नेता आईफा और आईटा में इन्होंने जिस तरीके से पैसे का उपयोग किया, वो पैसा क्या अंबानी और अदानी से आया था क्या? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर सेवा भाव से चलती है और हमने जो अपने सदस्य बनाए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक हमेशा से निरंतर जो है सेवा निधि, समर्पण निधि और आजीवन सहयोग निधि, ये हमारे जो है निरंतर चलने वाले कुछ जो है प्रकल्प हैं। इनका कार्य हमारा निरंतर बढ़ते जा रहा है। पहले जो राशि जो हम 500 रुपए लिया करते थे, अब वो 1000 हुई है, और कुछ जगहों पे वो 3000 और 5000 की उसमें भी रहती है। यहाँ तक कि डोनेशंस की बात आती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के पास में ब्लैकमेल करते हो या नेशनल हेराल्ड ले लीजिए या और चीजें ले लीजिए, कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी के वैसे तो अमित जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं स्वयं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस में तो चाटुकारिता और चापलूसी चलती है। और इनकी जो है पार्टी देखिए, मैंने बताया इनकी मजबूरी है ये, लेकिन इनकी जो पार्टी है वो स्वयं इनकी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी और इनकी सोनिया जी, जो अभी राष्ट्रीय इनकी अध्यक्ष हैं, वो देखिए किस प्रकार से इस प्रकार के मामलों में लिप्त होते हैं। इनकी पार्टी सबसे धनवान पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी संपत्ति क्यों नहीं बताई? अब देखिए, इनका जो है स्टैंडर्ड अपने लिए अलग रहता है, दूसरों के लिए अलग रहता है। अब ये क्योंकि सत्ता से निपटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, केवल 2, 3, 4 राज्यों में हिंदुस्तान में रह गए, तो इनके पास बोलने का कुछ है नहीं। जनता के लिए इन्होंने कार्य किए नहीं, कभी भी ना इनकी कोई मानसिकता रही, ना कोई कार्य प्रणाली रही, ना कोई कार्यशैली रही। केवल और केवल इसका खामियाजा ना केवल कांग्रेस पार्टी ने भुगता है, बल्कि देश ने भी भुगता है। देश भी देखिए, ये 75 सालों में 70 बार टूट चुकी है वो वाली पार्टी है, चाहे कांग्रेस ओ की बात करें, कांग्रेस जे की बात करें, या हम अनेकों बात करें, एनसीपी, टीएनसी, सब इन्हीं की पार्टी से निकली है। वायसर की कांग्रेस 2011 में सब कांग्रेस का ही रूप है। तो जो एक पार्टी थी जिसका
हाँ, चुनाव निशान जो था वो गाय बैल और बछड़ा था, आज वो हाथ के पंजे पे आ गया, क्योंकि वो कांग्रेस है ही नहीं। इस कांग्रेस ये तो माँ बेटे, और वो भी इटालियन माँ बेटे और जीजा जी की पार्टी रह गई। तो इसका काम केवल और केवल पैसे इतना है कि एक नंबर में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने तो जनता को जो बाहुबल से उपयोग किया वो पूरा पैसा जो है 2 नंबर में बाहर ले जाके इन्वेस्ट किया। अब कहाँ किया ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग बता सकते हैं, पर ये कौन सी कांग्रेस पार्टी मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। 133 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी तो कहीं से नहीं। मैं आपकी बात का जवाब अमित जी से ले लेता हूं। अमित जी, तमाम बातें कह दी उन्होंने तो, गीत जी ने, लेकिन मैं चाहता हूं इसका साफ गोई से आप भी उत्तर दे दें। देखिए गीत जी, मेरे विद्वान साथी तो खैर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही इसलिए है कि वो झूठ की बात, झूठ की पराकाष्ठा अनंत तक करती जाती है, जिसमें यथार्थ अभी मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए। तो मैं बता दूं कि आईफा अवार्ड जो कमलनाथ जी की सरकार करा रही थी वो मध्य प्रदेश में कोविड और आपके सरकार गिराने के बाद हो ही नहीं पाया। तो उसमें पैसे खर्च नहीं हुए। ये जो आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि वो इतने पैसे खर्च हो गए, पैसे तो खर्च हुए थे जब कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कैटवॉक कर रहे थे, महिलाओं के साथ जो फैशन शो में कैटवॉक कर रहे थे। पहले वो देख लें अपने आप को। फिर दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी इस आरोप में चली गई, गांधी परिवार इस आरोप में चला गया, जीजा जी इस आरोप में चले गए। अरे एक आध आरोप कोई सिद्ध तो हो गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरी मीडिया और मेरे विद्वान साथी दोनों जानते हैं, वो पैसे के लेन देन में सरेआम पकड़े गए थे। कांग्रेस का कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। इंदिरा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज प्रियंका गांधी और राजीव गांधी तक, मुंह से आरोप लगाना बड़ा सरल और सस्ती लोकप्रियता का काम है। दूसरी बात, जिस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस दम से ये लोग घमंड से, अहम से बात करते हैं कि हमें तो लोग मदद करते हैं, 5,000 पहले होते हैं, तो आज मेरे विद्वान साथी राजेश जी बैठे हैं, वो बखूबी बताएंगे कि ऐसा 7 वर्षों में क्या हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी पहले निचले पायदान पर थी। पहले उसका राजकीय कोष जो राजनीतिक दलों का होता था वो कम होता था। ये पिछले 7 सालों में ऐसे कितने लोगों ने 5,000 और 10,000 के सक्रिय सदस्य बन गए, या पूरे भारत के 150 करोड़ लोग क्या भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन हो गए, उसके बाद भी इतना पैसा नहीं होगा जितना आज की तारीख में सदस्यता से वो भर लिया है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि मेरे साथी इतनी अगर बात घमंड की और दम्भ की कर रहे हैं और इतनी अपने दामन को साफ बता रहे हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन में लेके आए ना राजनीतिक दलों का। हम तो तैयार हैं, कांग्रेस की चाहे लेखा जोखा हो, भारतीय जनता पार्टी का लेखा जोखा हो, सीपीआई का लेखा जोखा हो, और तमाम और राजनीतिक दलों का लेखा जोखा हो। सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, और निश्चित तौर पे आप लेके आइए। अब कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। आप क्यों बच रहे हैं बताने से कि 4,000 करोड़ रुपए किसने कैसे दिए, 1 नंबर में दिए कि 2 नंबर में दिए कि अडानी ने दिए कि अंबानी ने दिए। हम तो नहीं कह रहे। इस बात को और चरित्रार्थ और सीधा होगा, जिससे अगर कोई भी राजनीतिक दल आप पर उंगली उठाएगा तो आप कह सकते हो। सिर्फ ये सस्ती लोकप्रियता भाषण देने से, बात करने से, इससे काम चलने वाला है नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की चेहरे और चरित्र की, आज इसका मतलब ये सबसे साबित होता है कि जो राज्य की सरकारें थीं और जो आज वर्तमान में जिस राज्यों में राज्य की सरकारें हैं, वो सत्ता के लालच में लोभ का प्रलोभन जो लगातार इनके राजनीतिक संगठन कहीं ना कहीं वसूली कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है, या तो सबूत दें और परिणाम दें, लोगों को सार्वजनिक करें जो चंदा कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के दामन में पत्थर नहीं मारा करते। ठीक बात है अमित जी। तो राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी, मेरा बेस्ट सिर्फ मेरे विद्वान साथी से यही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ पैठ करते हो और फिर देशभक्ति और राजनीतिक की बात करते हो, तो कांग्रेस को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी है वो मेहरबानी करके ना बताएं। और अपनी बात समाप्त करने से पहले और मैं विद्वान साथी को याद इनकी देशभक्ति की दिला दूं। हाँ, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनावरण काल्पनिक मूर्ति का करा है लेजर लाइट से, मैं याद दिला दूं कि ये वही सुभाष चंद्र नेताजी बोस थे कि जिन्होंने जिन्ना के लिए, वीर सावरकर के लिए ये चिट्ठी लिखी थी कि इसमें देश में अंग्रेजों के साथ, गुलामी के साथ इनका दामन छोड़ दो, नहीं तो देश तुम्हारा साथ छोड़ देगा। चलिए, इस चिट्ठी कांग्रेस की, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इन्हें मालूम होगा। चलिए गीत जी, अगर एक छोटा सा कमेंट जो अमित जी की बात का आप देना चाहते हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से माननीय सुभाष, समय का अभाव है इसलिए गीत जी आग्रह है मेरा। जी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी बात करी, सारे
इन्होंने वरिष्ठ लोगों की बात करी, लेकिन ये नेहरू जी की बात बताना भूल जाते हैं, जिनके कपड़े जो है वो धुलने बाहर विदेश जाया करते थे। तो बहुत पैसा कहाँ से आता था, जनता का क्या शोषण नहीं होता था। इन्होंने तो टैक्स पेयर का पैसा जो है उसको अपने कांग्रेस के खाते भरने में उपयोग कर लिया। इनका भोपाल का जिला कार्यालय और इनका भोपाल का ही प्रदेश कार्यालय बहुत बड़ा उदाहरण है। तो दूसरों के घरों पर शीशे जिनके हों, ये सब जो बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस एक खोखली पार्टी है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। सड़क, पानी और जहां तक की बात होती थी बिजली के, ये सारे मुद्दे पूरे कर दिए। इनके कोई मुद्दा नहीं, इसलिए जनता से हमें सहयोग मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं से हमें सहयोग मिल रहा है, जो धनराशि के रूप में वो देख रहे हैं। जहां तक कि मैंने राशि बताई, वो राशि निरंतर बढ़ती है और बढ़ती जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो है ये सबका साथ और सबका विकास का ही जो नारा है, इसको हम जो है पूरा कर दिखा रहे हैं। वो एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण और प्रमाण है। ठीक, राजेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बात बहुत इधर उधर बिखर गई है, लेकिन उसको समेटेंगे आप ही। क्या वसूली करते हैं? जिस तरह से अमित ने एक आरोप लगाया है कि जो है राजनीतिक दल, मतलब खासकर उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन मैं उसको समग्रता के साथ देखना चाहता हूं। क्या राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं वो क्या उद्योगपतियों को डराकर एक तो अपना चंदा बढ़वाते हैं? एक बात, जैसा आपने भी इससे पहले कहा कि कई बार लाइजनिंग के चक्कर में वो चंदा बढ़ जाता है, या पार्टियों से प्रभावित होकर। लेकिन अब वो दौर नहीं लगता मुझे, अभी वो दौर नहीं है कि लोग प्रभावित होते हों। ज्यादातर तो भय या वसूली, इसमें से आप किसको ज्यादा मुफीद मानते हैं? राजनीति का वो तो चरित्र ही खत्म हो गया कि प्रभाव, जैसे राम मनोहर लोहिया और जो वो उदाहरण है ना, वो सब खत्म हो गया किस्सा। उस बारे में अगर हम बात करें, चाहे कि धीर जी बोले या अमित शर्मा जी बोले, तो कोई जनता के गले तो नहीं उतरेगी ये बात, है ना। अब बात सब सिर्फ यही है कि लाइजनिंग का भी मतलब क्या है, उसे अपना काम कराना है। एक व्यापारी आदमी है, उसे अपना काम कराना है, उसे अपनी फैक्ट्री चलानी है, उसे अपना उद्योग चलाना है, उसे अपनी ट्रांसपोर्ट चलाना है। और उसके लिए उसे राजनीतिक लोगों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस गांव में, जिस इलाके में उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर और वहां से लेके जहां तक उसका लॉजिस्टिक्स का काम रहता है, उसमें सब जगह कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्व रहती है। और पब्लिक इन्वॉल्व है तो कहीं ना किसी पार्टी की होगी, और जिस पार्टी का वहां प्रभुत्व होगा वो नेता उनका काम खराब कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, आपको बताएं, अपना नाम नहीं लेंगे, उनका एक ही विधायक थे उस पार्टी के मध्य प्रदेश में, लेकिन उनके डर के मारे फैक्ट्री वाले घबरा जाते थे। आप लोग समझ गए होंगे कौन? हाँ, मैं ठीक बिल्कुल समझ गया। मैं आपको हाँ, तो वो घबरा जाते थे जैसे, तो और तुरंत जैसा जब वो जाते थे तो उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। तो इसलिए डर और भय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भय बिन प्रीत न होए गोसाई, ये जो आज के जो कलयुग का जो सिस्टम चल रहा है उसमें बिल्कुल चरितार्थ होता है। और आप ये विश्वास मान के चलिए कि जो वाली बात है वो बिल्कुल नहीं रह गई है। और लाइजनिंग के नाम पर आप देखिए कि इतने सारे लोग, बिल्कुल उनका काम ही कुछ नहीं है। हमने ऐसे कई लोगों को भोपाल में देखा है जिन्होंने जिंदगी में कोई बिजनेस ही नहीं किया, कोई नौकरी ही नहीं करी, और वो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं जो हम आप सोच भी नहीं सकते, जबकि जिंदगी भर से 18 साल की उम्र से कमा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी हम नहीं खरीद सकते। और वो सिर्फ लाइजनिंग में उतने पैसे कमा लेते हैं, और वही उनका काम रहता है उस उद्योगपति और पार्टी के बीच में। अच्छा, एक और बात बतानी थी आपको, आखिरी बात ये है कि जो दलाल कमलनाथ जी के टाइम पे थे वही दलाल अभी भी हैं, शिवराज जी के टाइम पे भी, और वो कमलनाथ जी से पहले भी थे। मतलब दलाल चेंज नहीं होते हैं, सब उनकी निष्ठाएं जो हैं पैसे के प्रति रहती है। उन्हें दे आर नॉट कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती है उनकी, उनका काम अपना जारी रहता है। लेकिन फिर भी अमित शर्मा जी ने जो बात कही है, अब उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि धीर जी को अपनी पार्टी को कहना चाहिए कि जनता के का पैसा है तो जनता को बताने में क्या हर्ज है। आप तो खुल के बताओ। अगर आप एक बार बताने लगोगे तो लोगों की जुबान बंद हो जाएगी, कोई बोल नहीं पाएगा। और फिर जब आप बताओगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, और फिर बहुत सारी चीजें दूसरी भी खुल सकती हैं। अगर आप पहल तो जो अभी सरकार है जिसकी, उसको करना पड़ेगा। ठीक बात। चलिए गीत धीर जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। वहीं राजेश जौहरी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें समय दिया। अमित शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने भी समय दिया। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने बात करी कि राजनीतिक दलों की जो धन बल इकट्ठा होता है उसमें तमाम सारी बातें आई, वसूली भी आई, लाइजनिंग भी आई,
कई लोगों ने तो यहाँ तक कि मूल निष्ठ राजनीति नहीं रही तो इसलिए भय बिन प्रीत ना हो गोसाई, ये यहाँ तक की बात आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी राजनीतिक दल की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है सबसे बड़ी धनवान पार्टी के रूप में उभर के आई है। अपने आप में बात है, क्योंकि पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण रहा होगा। आकर्षण के साथ साथ उद्योगपतियों ने भी पार्टी को जो है और आगे बढ़ाने के लिए धन चंदा दिया होगा। लेकिन जो एक जमाने में जब कांग्रेस इस लेवल पर थी तो तमाम भाजपा के नेता आरोप लगाते थे, तो उसको बात को भी जो है अमित शर्मा ने बड़ी बेबाकी से बात कही। गीत धीर जी ने भी अपनी बात बड़ी साफ गोई से रखी कि पार्टी सेवा और संगठन के साथ चलती। लेकिन राजेश जी ने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि राजनीतिक दलों को जो मिलने वाला चंदा है वो आरटीआई के जद में आना चाहिए, जिसमें लोगों को पता लग सके कि आखिर ये चंदा किसने दिया, कब दिया। और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल के नेता जो है इधर उधर मुंह नहीं घुमा फेर पाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी बहस में आज इतना ही। मुझे दीजिए